Good morning, students. We are going to start our chapter Poets and Pancakes. ठीक है. इसके जो राइटर हैं he is अशोक मित्रा. ये तमिल राइटर हैं और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था My Years with Boss. उसी में से एक एक्सर्ट लिया गया है, थोड़ा सा पार्ट है उस बुक का, जिसमें वो बताते हैं कि जो जेमिनी स्टूडियो है दैट वाज ओपनड इन 1940 में एस वासन ने बनाया था और वहां पर उस स्टूडियो में वो वर्क किया करते थे. उस समय की जो यादें हैं उनको अपनी बुक में उन्होंने लिखा है और उसी का एक पार्ट है ये, जहां पर उनका मेजर काम था कि जो न्यूज क्लिपिंग्स होती थी जिसमें जेमिनी स्टूडियो के बारे में लिखा जाता था या वहां जो पिक्चराइज हुई मूवीज थी या प्लेस थे उनके बारे में लिखा जाता था, उनको कट करके वो फाइल में रखते थे. दूसरे लोग इस वर्क को वर्क नहीं समझा करते थे और उनको बहुत ही सोचते थे कि ये तो बिल्कुल बेकार आदमी है, लेकिन उसका जो वो जॉब था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था. स्टार्ट करते हैं. पैनकेक वाज द ब्रांड नेम of the makeup material that Gemini Studio brought in truckloads. ठीक है, तो जेमिनी स्टूडियो में ट्रक के ट्रक भरकर एक मेकअप मटेरियल आया करता था जिसका नाम था पैनकेक. ये पैनकेक वो होते जैसे आप फेस पाउडर्स यूज करते हैं ना, उसी टाइप के. ठीक है, ये कितने इंपॉर्टेंट थे और कितना फेमस था मेकअप मटेरियल, इसको बताने के लिए वो बताते हैं कि जो ग्रेटा गार्बो थी, एक स्वीडिश एक्ट्रेस जिसको कि उस समय की सबसे ज्यादा मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन कहा जाता था और उसने बहुत सारे प्राइजेस भी जीते थे और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम भी था और वो उसको यूज किया करती थी. मिस गोहर भी यूज किया करती थी और वैजयंती माला बाली जो कि एक इंडियन एक्ट्रेस थे, साउथ इंडियन, जिन्होंने हिंदी मूवीज में काम किया और बहुत सारी पिक्चर्स में वो फेमस हुई और अभी भी वो एक्टिव पॉलिटिशियन हैं. उन्होंने उस पैनकेक को यूज किया था. अब वो बताते हैं कि जो लास्ट की 2-3 लाइन्स हैं कि जो ये स्टूडियो था वो कहाँ था. रॉबर्ट क्लाइव का नाम आपने सुना होगा, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मेजर मेंबर थे. वो चूंकि चेन्नई में आते रहते थे और कुछ समय यहाँ पर बिताते थे, इसलिए रॉबर्ट क्लाइव ने बहुत सारी बिल्डिंग्स यहाँ पर खरीदी थी. उनमें से एक था उनका स्टेबल जहाँ पर घोड़ों को रखा जाता था. वहीं अपस्टेयर इस जेमिनी स्टूडियो को बनाया गया था. रॉबर्ट क्लाइव हमेशा मूव करते थे, फाइट करते रहते थे और इन्होंने यहाँ पर सेंट मैरी चर्च में एक लड़की से शादी की थी. ठीक है. द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ ए हेयर कटिंग सैलून. जब आप इस मेकअप रूम को देखें तो इसका एक ऐसा लुक आता था जैसे किसी आप हेयर कटिंग सैलून में पहुंच गए हों, जहां चारों तरफ मिरर्स ही मिरर हों और इनकैंडेसेंट लाइट्स जो थी, इनके जो पहले बल्ब यूज किया करते थे फिलामेंट वाले, तो उनको कहा जाता था इनकैंडेसेंट लाइट्स. ठीक है, और इतनी ज्यादा होती थी कि वो जो बंदा वहां पर उसके चारों तरफ वो लाइट्स होती थी तो वो बेचारा परेशान हो जाता था कि कैसे मैं यहाँ पर बैठूं. तो इसलिए कहा गया है फेयरी मिजरी ऑफ दोज सब्जेक्टेड टू मेकअप. जो मेकअप डिपार्टमेंट था इसको नेशनल इंटीग्रेशन के तरह से माना जाता था क्योंकि इसको जो पहला हेड था वो एक बंगाली था. उसके बाद वो इतना प्राउड हो गया उसने वहां से छोड़ दिया. ठीक है, फिर उसके बाद उसका जो सक्सेसर आया वो एक महाराष्ट्रियन था, फिर एक पर्सन आंध्रा से आए, फिर मद्रास से आए, फिर एक क्रिश्चियन आए, फिर एक एंग्लो बर्मीज थे और फिर लोकल तमिल्स भी थे. इसलिए जितने भी जगह होती हैं वो उनके हेड हो चुके थे, इसीलिए इसको नेशनल इंटीग्रेशन का प्रतीक माना जाता था. ऑल दिस शो दैट वाज अ ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन लॉन्ग बिफोर AIR इज ऑल इंडिया रेडियो. तो ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन जो पहले बताते थे, बहुत टाइम बाद उन्होंने नेशनल इंटीग्रेशन की बात की. हमारा जो जेमिनी स्टूडियो था वो तो पहले से ही नेशनल इंटीग्रेशन का. अब जो ये मेकअप रूम था या इस मेकअप रूम का काम क्या होता था, तो ये जो गैंग था नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप मैन, इनकी एक एबिलिटी थी कि कोई भी पर्सन होता था उसको एक हिडियस क्रिम्सन ह्यूड मॉन्स्टर में बदल सकते थे. अच्छा खासा दिखने वाला व्यक्ति भी बहुत ही ज्यादा अगली, हिडियस होता है अगली, ठीक है, और रेड कर दिया करते थे उसके पूरे फेस को. ह्यू का मतलब होता है कलर, तो ऐसे राक्षस जैसा बन जाता था. तो वो देखने में हमारे सामने में वो बेकार लगता था, लेकिन जब वो कैमरा में आता था तो वो बहुत ही प्रेजेंटेबल लगता था, इसलिए उसको मेकअप कर दिया जाता था. Those were the days of the mainly indoor shooting and only 5% of the film was shoot. केवल 95% जो थी वो बाहर अंदर हुआ करती थी, इंडोर शूटिंग थी. इसीलिए बहुत ज्यादा मेकअप अप्लाई भी करना पड़ता था ताकि जो एक्ट्रेस और एक्टर हैं वो खूबसूरत दिखें. आई सपोज द सेट्स एंड द स्टूडियोज लाइट नीडेड द गर्ल्स एंड बॉयज टू बी मेड टू लुक अगली इन ऑर्डर टू लुक प्रेजेंटेबल. ये आपको पता ही है.
भले ही जब आप अभी तो खैर बहुत अच्छे कैमराज आ गए हैं, लेकिन उस समय के जो कैमराज थे तो उसमें आपकी पूरी स्किन के पोर्स को बंद कर दिया जाता था, आपको लाल सा बंदर टाइप से बना दिया जाता था। लेकिन फिर भी आप चाहे देखने में कैसे भी लग रहे हों, लेकिन जब आप स्क्रीन पर आते थे तो प्रेजेंटेबल लगते थे, अच्छे लगते थे, सुंदर लगते थे। द चीफ मेकअप मैन मेड द चीफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेस अगली। तो जो चीफ मेकअप मैन था उसका काम था जो बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेस मेन लीड को वो अगली बनाया करता था। उसका जो सीनियर असिस्टेंट हुआ था वो सेकंड हीरो हीरोइन का ऊपर काम करता था। जो जूनियर असिस्टेंट हुआ करता था वो कॉमेडियन वगैरह का मेकअप किया करता था। और जो प्लेयर्स होते थे, ठीक है, जो क्राउड के सीन में आते थे, जिनको बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल, इनसिग्निफिकेंट रादर कहना चाहिए, रोल होता था, तो उनका जो मेकअप होता था ऑफिस बॉय करता था। और ऑफिस बॉयज में ये जब था उसके हाथ में पैनकेक्स होते थे, बहुत बुरी तरह से उनके फेस पर स्लैप करते हुए वो पैनकेक लगाया करता था और उन्हें और ज्यादा अगली बनाया करता था। बस उसका ये था कि वो कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं था, लेकिन बस वो इतनी जोर जोर से उनके फेस पर वो स्लैप करता था ब्रशेस को और उनका मेकअप कर दिया करता। अब यहाँ एक वर्ड आया ऑफिस बॉय। एक्चुअली ये ऑफिस बॉय जो था वो बॉयिश नहीं था, वो अपनी 35 to 40 की एज में था, अपनी लेट 40s में था, ठीक है। और वो वहाँ क्यों आया था? उसकी एक ड्रीम था कि वो एक स्टार एक्टर बनना चाहता था या टॉप स्क्रीन राइटर बनना चाहता था, लेकिन डेस्टिनी देखिए उसको क्या बनना पड़ा, उसको बनना पड़ा एक ऑफिस बॉय। इन दोज डे आई वर्क इन द क्यूबिकल्स होते हैं छोटे छोटे क्यूबिकल्स, रूम्स बना दिए जाते हैं पार्टीशन करके, 2 whole sides of which were French windows. Seeing me sitting at my desk tearing up newspaper day in day out, most people thought I was doing next to nothing. मैंने आपको पहले कहा उसकी जॉब को बहुत इनसिग्निफिकेंट माना जाता था। तो जब न्यूज़पेपर क्लिकिंग को वो फाड़ता था और जोड़ता रहता था, पेस्ट करता रहता था, लोग सोचते पता नहीं क्या काम करता है, इसको क्यों पे करते हैं, ठीक है। इट इज likely that boss thought likewise too. शायद बॉस भी ऐसे ही समझते थे। सो एनीवन हु फेल्ट आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन वुड बार्ज इनटू माय क्यूबिकल। जिसको लगता था अच्छा ये खाली बैठा इंसान है, इसको कुछ काम दे दिया जाए, और वो उसके दरवाजे को खटखटाते थे, रादर बहुत जोर से एंटर करते थे और एक बहुत बड़ा लेक्चर देते थे, खाली बैठे रहते हो सारे दिन, कुछ काम नहीं करते हो। The boy in the makeup department had decided I should be enlightened on how great literary talent was being allowed to go waste in a department fit only for barbers and powers. Soon I was praying for crowd shooting all the time. Nothing should sort of it could save me from his ethics. अब जो ऑफिस बॉय था उसको लगता था कि चलो किसी ने मेरे टैलेंट को पहचाना नहीं है, कम से कम मैं इसको बताऊं तो वो बार बार आके अपनी बारे में, अपनी क्वालिटीज के बारे में कि वो पोएट बन सकता है, प्ले राइट बन सकता है, अच्छा एक्टर बन सकता है, उसको बताया करता था। और इसलिए जो हमारे राइटर हैं वो प्रे किया करते थे कि भाई इतनी क्राउड शूटिंग हो कि ये हमेशा मेकअप ही करता रहे। In all instances and of frustration, you will always find the anger directed toward a single person, openly or covertly. This man of the makeup department was convinced that all his woes, ignominy, neglect were due to कौथा मंगलम सुब्बू। उसको लगता था जो कुछ भी हो रहा है वो सुब्बू की वजह से हो रहा है, कोई उसके टैलेंट को नहीं पहचान रहा है तो ये सुब्बू की वजह से निकला। अब ये सुब्बू कौन थे? सुब्बू वॉज नंबर 2। पहला तो नंबर किसका था? बॉस का था, और वो नंबर 2 थे सुब्बू। जेमिनी स्टूडियो में काम करते थे। ही कुड नॉट हैव हैड मोर एनकरेजिंग ओपनिंग इन फिल्म्स देन अवर ग्रोन अप मेकअप बॉय हैड। उसकी भी वही स्टार्टिंग थी, लेकिन वो अपने काम की वजह से आगे बढ़ता गया। On the contrary, he must have had to face many uncertain and difficult times, for when he began his career, there were no firmly established film producing companies or studios. Even in that matter of education, especially formal education, Subbu could not have had an appreciable level over our boy. तो हमारा जो ऑफिस बॉय था उसके बारे में कह रहे हैं, उसकी जो डिग्रीज उसके पास थी, सुब्बू के पास वो भी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो पता नहीं वो क्या करता था जिसकी वजह से वो बॉस का चहेता बन गया था और उसने नंबर 2 की पोजीशन उस स्टूडियो में होल्ड कर ली थी। इसीलिए जो ऑफिस बॉय था वो हमेशा उसको कुछ ना कुछ कर्ज करता रहता था कि शायद उसी की वजह से उसको ये सब देखना पड़ रहा है। सुब्बू कुड नॉट हैव हैड एन अप्रिशिएबल लीड ओवर आवर बॉय, बट बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग बोर्न ए ब्राह्मण, क्योंकि वो एक ब्राह्मण था, एंड वर्च्यू इंडीड, ही मस्ट हैव हैड एक्सपोजर टू मोर
एफ्लुएंट सिचुएशंस, उसको जो सिचुएशंस मिली उस समय की वो बहुत ही ज्यादा अच्छी मिली, क्योंकि उस समय ब्राह्मण्स को बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट किया जाता था. ही हैड द एबिलिटी टू लुक cheerful at all the time even after having had a hand in a flop film. तो चाहे उसने जो फिल्म में पार्टिसिपेट किया हो वो चाहे फ्लॉप ही क्यों ना गई हो, लेकिन हमेशा उसको एप्रिसिएशन ही मिलता था. ही ऑलवेज हैज टू वर्क फॉर समबडी, ही कुड नेवर डू थिंग फॉर हिज ओन. वो अपने लिए काम नहीं करता था, वो हमेशा दूसरों की हेल्प ही कर रहा होता था. But his sense of loyalty made him identified himself with his principle completely and turned his entire creativity to his principal advantage. उसके अंदर एक खासियत थी सुबु के अंदर, वो बहुत ही लॉयल पर्सन था. उसकी जो लॉयल्टी थी, डेडिकेशन थी, उसकी क्रिएटिविटी थी, उसने उसको एडवांटेज बनाया और वो उसने नंबर 2 की पोजीशन उसे दिलवाई. ठीक है, यहाँ तक पहले आप पढ़िए और समझिए.